नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वायु प्रदूषण से कम होगा सौर ऊर्जा का उत्पादन। आईआईटी दिल्ली ने की रिसर्च। दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें नंबर पर है भारत। जस्टिस जॉय माल्या बागची की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति। कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे जस्टिस बागची। 2031 में सीजेआई के पद पर होंगे काबिज। और रायसीना डायलॉग का हुआ शुभारंभ। कला चक्र पीपल पीस प्लैनेट रखी गई थीम। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है आयोजन। आइए शुरू करें। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है। स्टडी के रिजल्ट्स एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में छपे हैं। स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के चलते सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में कमी आएगी। देखिए, ये स्टडी भारत के लिहाज से चिंताजनक है। क्यों, ये जानने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 5वें नंबर पर आता है। साथ ही देश ने 2030 तक 50% तक बिजली की जरूरतों को गैर जीवाश्म ईंधनों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैपेसिटी का लगभग 5वां हिस्सा सौर ऊर्जा के जरिए हासिल किया जाएगा। अब अगर कोई स्टडी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में गिरावट की बात करती है तो भारत के ये प्लान्स भी अफेक्ट होंगे। गौरतलब है कि जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा हो या जल विद्युत, ये सभी फॉर्म्स हमें नेचर यानी प्रकृति से हासिल होते हैं। इसलिए ये मौसम और जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है, यह भी मौसम और जलवायु से प्रभावित होती है। स्टडी के मुताबिक भारत में साल भर में 300 सनी डेज यानी खिली धूप वाले दिन होते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के चलते इनकी गुणवत्ता में कमी दर्ज की जा रही है। जब सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आता है तो ये कई सारे वेरिएशन से होकर गुजरता है, जैसे कि वायुमंडल में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर, जलवाष्प, एरोसोल, बादल। ये सनलाइट को या तो स्कैटर या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सोलर रेडिएशन की मात्रा पृथ्वी पर कम पहुंचती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। एक लाइन में कहें तो पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में लगातार कमी आना ग्लोबल डिमिंग है। अब सवाल है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन इससे कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, सोलर पैनल सनलाइट को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जब पृथ्वी पर सनलाइट ही कम पहुंचेगी तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी कमी दर्ज की जाएगी। अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिले हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर हुई है और इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सदस्यों की संख्या 33 हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। जस्टिस बागची के नियुक्त होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक जज की वैकेंसी है। जस्टिस जॉय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उम्मीद की जा रही है कि वे 2031 में सीजेआई के पद पर काबिज होंगे। अब सवाल यह है कि यह अनुमान कैसे लगाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 मार्च को सरकार को जस्टिस बागची के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने 10 मार्च को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सहमति की अधिसूचना जारी की थी। कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमश कबीर के रिटायर होने के बाद से देश में कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई सीजेआई नहीं बना है। इस सिफारिश से साफ है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में मेरिट और इंटीग्रिटी के साथ साथ रीजनल रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि सीनियरिटी के बेसिस पर जस्टिस बागची को मई 2031 में सीजेआई के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 सालों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका होना चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। आपको बता दें कि कॉलेजियम भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए डेवलप हुई है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम न तो वैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से डील करता है और इसी में यह बात लिखी है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में सीजेआई से कंसल्ट करेंगे। बस इसी आधार पर कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अलग अलग कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर वे नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इस व्यवस्था पर आपत्ति यह है कि जजेस की नियुक्ति जजेस ही करते हैं। किस बेस पर यह नियुक्ति होती है, इसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इस सब से निपटने के लिए सरकार ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए NJAC को गठित किया था, जिसका मकसद कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेना और न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित करना था। इसे 4th जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। रायसीना डायलॉग के 10वें एडिशन का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में किया जा रहा है और ये जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आयोजित होने वाली एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से होता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम कालचक्र, व्हील ऑफ टाइम, पीपल, पीस, प्लैनेट रखी गई है। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन शामिल हुए। इस इवेंट में डिस्कशन के लिए 6 थीम्स डिसाइड की गई हैं। इसमें पहली थीम है पॉलिटिक्स इंटरप्टेड, शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स। दूसरी थीम रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रिलेमा, हु, वेयर एंड हाउ रखी गई है। वहीं तीसरी थीम डिजिटल प्लैनेट, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एब्सेंसेस रखा गया है। चौथी थीम में मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म, ट्रेड, सप्लाई चेन्स एंड द एक्सचेंज रेट एडिक्शन को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा 5वीं थीम का टाइटल द टाइगर्स टेल, रीराइटिंग डेवलपमेंट विथ अ न्यू पेन रखा गया है। 6वीं थीम के तहत इन्वेस्टिंग इन पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप पर बात की जाएगी। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसे सिंगापुर में आयोजित होने वाले शांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर शुरू किया गया था। इंडियन वर्जन का नाम रायसीना डायलॉग नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया, जहां पर भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन, PMO और अन्य अहम सरकारी कार्यालय स्थित हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में PM विकास योजना के बारे में जानकारी पेश की गई थी। PM विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है। PM विकास योजना देश भर के अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों की कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण जरूरतों पर फोकस करने वाली एक कौशल पहल है। इस योजना में पहले से चल रही सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर और उस्ताद योजनाओं को मर्ज किया गया है। इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट। इसमें भी 2 सब कंपोनेंट हैं। इन सब कंपोनेंट में परंपरागत या ट्रेडिशनल आर्ट को रखा गया है। इसे पहले उस्ताद और हमारी धरोहर के नाम से जाना जाता था। इसमें उन आर्टिसंस को कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के बेहतर अवसर दिए जाते हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स से जुड़े हुए हैं, जैसे जरदोजी का काम करने वाले कारीगर। इसी के तहत दूसरा सब कंपोनेंट है नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग। इसमें गैर परंपरागत आर्ट से जुड़े कारीगरों को स्किल किया जाता है, साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसे पहले सीखो और कमाओ के नाम से जाना जाता था। दूसरा कंपोनेंट है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले नई रोशनी के नाम से जाना जाता था। इसके तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप के लिए ट्रेन किया जाएगा। इसके तहत 2 लाख महिलाओं को 60 घंटे की लीडरशिप ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। तीसरा कंपोनेंट है एडुकेशन। इससे पहले नई मंजिल के नाम से जाना जाता था। इसके तहत अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए एक एडुकेशन ब्रिज प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें NIOS के जरिए 8वीं, 10वीं और 12वीं की ओपन स्कूलिंग कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पारंपरिक कारीगरों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से हुनर हाट
और लोक संवर्धन पर्व जैसी पहलों का भी आयोजन करता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हीट वेव। हीट वेव मूल रूप से किसी स्थान पर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। हीट वेव घोषित करने के लिए ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पर उस क्षेत्र का तापमान कितना रहता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है और मैक्सिमम भी 42 के आसपास रहता है। अब अगर उस एरिया में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाए तो इसे कहेंगे कि हीट वेव की स्थिति आ गई। इसलिए केरल में जिसे हीट वेव माना जाता है उसे ओडिशा में हीट वेव नहीं कहा जाएगा। वैसे अगर किसी क्षेत्र का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति कहते हैं। वहीं 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। हीट वेव्स आमतौर पर मार्च से जून महीने के बीच में देखी जाती हैं। कई बार यह स्थिति जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकती है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर फंसे हुए हैं। वे जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से गए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में प्रोपल्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई और इस वजह से इसे वापसी के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। अब नासा ने उनके लौटने की योजना बनाई है और वे 18 मार्च 2025 यानी कल स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटेंगे। उनके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस आएंगे। भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 4 थीमेटिक हब स्थापित करने की घोषणा की है। ये 4 हब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। यह पहल नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। मिशन का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटर्स, सुरक्षित संचार प्रणाली और उन्नत सेंसर तकनीक विकसित करना है। आपको बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत तेज होते हैं क्योंकि वे क्यूबिट्स पर काम करते हैं। क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई होती है, जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में बाइनरी बिट सूचना की मूल इकाई होती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है, जो सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड उन केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिया जाता है जो डिजिटल नवाचार और तकनीकी सुधार में बेहतरीन काम करते हैं। RBI को यह सम्मान उसकी 2 डिजिटल पहल सारथी और प्रवाह के लिए मिला है। सारथी RBI के कर्मचारियों के लिए एक इंटरनल डिजिटल सिस्टम है जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट को बेहतर बनाती है और सुरक्षित रूप से डिजिटल दस्तावेज को जमा करने में मदद करती है। इससे कागजी कामकाज खत्म हो गया है और विभागों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है। वहीं प्रवाह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे बाहरी यूजर्स RBI को ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का विकास चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होगा। दरअसल IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी है, जो 410 मीटर लंबी एक ट्यूब जैसी संरचना है। यह डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के विशेषज्ञ वंदे भारत ट्रेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। अब वे हाइपरलूप की इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक पर काम करेंगे। हाइपरलूप ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन तकनीक है जिसमें कैप्सूल जैसी बोगियां एक लो प्रेशर ट्यूब में चलती हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यह सड़क, रेल या हवाई यात्रा से कहीं अधिक तेज और एनर्जी एफिशिएंट मानी जाती है। जर्मनी ने सीरिया को 300 मिलियन यूरो की सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के माध्यम से दी जाएगी। इसमें भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, इमरजेंसी शेल्टर्स और कमजोर लोगों की सुरक्षा शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस फंड का अधिकांश हिस्सा सीरिया के लोगों के लिए होगा और इसे वहां की अस्थायी सरकार के बिना लागू किया जाएगा। इसके अलावा जॉर्डन, लेबनान, इराक और तुर्की में रह रहे सीरियाई शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों को भी सहायता दी जाएगी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, चर्चा में रहे ग्लोबल डिमिंग का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में कमी, पोलर रीजन से बर्फ का पिघलना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कम होना या फिर हिमालय की जैव विविधता का कम होना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, दृश्यमान प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या फिर वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था,
बायोफ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विभिन्न वनस्पति स्रोतों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल या डीजल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। इसका दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। सही कथन या कथनों को चुनना था 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2। दूसरा प्रश्न था चर्चा में रहे ब्लॉब्स का संबंध है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, पृथ्वी के अंदर मिली एक संरचना से या फिर एक सॉफ्टवेयर वायरस से। सही जवाब है पृथ्वी के अंदर मिली एक संरचना से यानी विकल्प सी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।